बेनज़ीर को तीसरा तलाक मिलते ही उसकी आत्मा मर जाती है और उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो जाती है। मेरे दोस्त, जैसे ही बेनज़ीर को तीसरा तलाक मिल जाता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान परेशान डर जाती है कि हमारी जीवन किसी काम की नहीं। अब वो ससुराल से मायके भी नहीं जाती है। कहते हैं मुस्लिम समाज में तीसरा तलाक जब मिल जाता है तो वो कोई पुरुष उससे विवाह नहीं करता है। मेरे दोस्त, उसके बाद वो लड़की अपने ससुराल से एक रस्सी उठाती है और रस्सी लेकर के जंगल में भागी भागी चली जाती है कि आज जंगल में मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, ना तो दुनिया में रहूंगी ना दुनिया देखूंगी। जंगल में जैसे ही जाती है उधर से उसी शहर से एक लड़का भी एक रस्सी लेके निकलता है। वो भी सोचता है कि ना दुनिया देखूंगा, ना रहूंगा, ना ही दुनिया देखूंगा। वो भी मरना चाहता है। जैसे ही जंगल में जाता है बेनज़ीर को देख करके वो डर जाता है कि ये इसके सामने मैं कैसे मरूंगा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो लड़की भी नहीं जाती और ये लड़का भी नहीं जाता। विवेक सोचता है कि ये बेनज़ीर चली जाए तो मैं फांसी लगाकर आराम से मर सकूंगा, लेकिन बेनज़ीर सोचती है कि ये विवेक इधर से चला जाएगा तो मैं आराम से फांसी लगा सकूंगी। देखते ही देखते कोई वहां से हटता नहीं है, लेकिन बेनज़ीर फिर अपना रास्ता बदल देती है। वो भी हट जाता है। उसके बाद उन दोनों की मुलाकात ठीक रेल के पटरी पर हो जाती है। रेल के पटरी पर हो जाती है तो ये विवेक बोलता है, तुम दूर दूर क्यों भागी जा रही हो? तुम क्या करने आई हो? ये बोलती है कि तुम क्या करने आए हो? तब ये बोलता है कि मैं जीवन से परेशान हूँ, मैं भी दुखित हूँ, मुझे भी बहुत पीड़ा है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ये भी बोलती है मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। तो ये कहता है क्यों ना हम दोनों आपस में विचार करके कुछ नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन बेनज़ीर सोचती है कि नहीं, मैं मर ही जाऊंगी, मुझे जीना बेकार है। तुम हिंदू समाज के लड़के हो और मैं मुस्लिम समाज की लड़की हूं, तो दोनों का मिलन संभव नहीं है। दोनों का चेहरा बंधा हुआ है, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जब ये मुस्लिम समाज की महिला नहीं मानती तो लड़का बोलता है ठीक है, चलो दोनों लोग साथ में मरते हैं तो थोड़ा हिम्मत मिलेगा। उसके बाद जैसे ही ट्रेन की पटरी पर लेटना चाहते हैं मेरे दोस्त, एक विशालकाय वृक्ष इतनी तेजी से आंधी आती है कि वो वृक्ष ट्रेन के बीच पटरी के बीचों बीच गिर जाता है और ये लोग डर के मारे पीछे भाग जाते हैं। तो आइए दोस्त जानते हैं कहानी में क्या है, ये बेनज़ीर कौन है और ये विवेक कौन है। दोस्तों, बेनज़ीर एक मुस्लिम समाज की लड़की है जो पढ़ने में बहुत ही तेज थी और विवेक भी पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था। ये अपने परिवार में सौतेला बेटा है। इसकी माँ इसके बचपन में ही मर गई थी और दूसरी माँ आई तो बाप मर चुका था। इस तरह से इसके जो और भाई हुए तो ये जमीन जायदाद पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में इसे बड़ी मुश्किलें होने लगी थी। पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन नौकरी की तलाश में बेचारा परेशान था। तो ये सोचा कि अपने जीवन में मैं जिससे विवाह करूंगा उससे भी तो कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कैसे जीवन चलेगा। इसको घर से निकाल दिया गया। ये परेशान सा हो गया था कि अब क्या करूं। उसके बाद में इधर बेनज़ीर भी इसके सास से, इसके घर वालों से, इसके शौहर से इतना झगड़ा होता था कि कई बार इसे तलाक देने की बात हो गई। यहाँ तक कि 1-2 तलाक हो भी गया तो ये परेशान थी, लेकिन सोच रही थी कि तीसरा तलाक ना हो तो अच्छा है। लेकिन लड़का कई बार परीक्षा देने के बाद भी असफल रहा। सोचता था कि कहीं से कुछ नौकरी का जुगाड़ हो जाएगा तो अपना शादी विवाह करूंगा, हमारा एक परिवार बनेगा।
और सौतेले की वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये दोनों मरने जाते हैं, लेकिन ये बेनज़ीर जो है और ये वो विवेक जो है, जब ही साथ में पढ़ते थे तो ये बेनज़ीर और विवेक में काफ़ी गहरा प्यार था। दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते रहते थे, दोनों में काफ़ी बातचीत होती थी। लेकिन जब ही मरने के समय पे ये लोग जंगल में जाते हैं तो बेनज़ीर को भी नहीं पता था कि ये विवेक है और विवेक को भी नहीं पता था कि ये बेनज़ीर है। लेकिन जैसे ही जंगल से निकलकर ट्रेन की पटरी पर जाते हैं तो तब जाकर के विवेक बोलता है कि तुम थोड़ा अपना चेहरा दिखाओगी, मरते वक्त तुम्हारा मुखड़ा तो देख लूँ। ये बोलती है कि तुम भी दिखा दो, मरते वक्त मैं भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। यही सब बात हो रही थी कि ट्रेन पे अब ट्रेन से कटकर मर जाएंगे, तभी वो विशालकाय वृक्ष गिर जाता है और ये डर जाते हैं। उसके बाद थर थर काँपने लगते हैं। तभी दोनों का चेहरा खुल जाता है और देखते हैं। बेनज़ीर बोलती है, अरे विवेक, तुम तो हमारे कॉलेज के मित्र हो। ये बोलता है, अरे वाह, तुम भी तो बेनज़ीर हो ना, जिससे मैं बेहद प्यार करता था। उसके बाद में ट्रेन आने ही वाली थी कि ये बोलता है कि बेनज़ीर, हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम मरने को तैयार थी, मैं भी मरने को तैयार था। अभी ये मौका बात करने का नहीं है, अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन को बचाने का मौका है। बेनज़ीर सोचती है अब क्या करूं, और विवेक सोचता है अब क्या करूं। विवेक का जो लाल शर्ट पहना निकाल करके सीधा झंडी के जैसे दिखाने लगता है। ट्रेन दूर से ही आधी रात को लाल कपड़ा देख करके फौरन ब्रेक मारती है और रुक जाती है और दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है कि आधी रात को ट्रेन रोकने वाले तुम हो कौन। उसके बाद तब जाकर के पता चलता है कि इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष ट्रेन की पटरी पर गिर गया है। और देख करके ड्राइवर भी हैरान हो जाता है और बोलता है, बेटा, तुमने जो काम किया है वो लाखों लोगों की जान बचाए हो। बताओ क्या करने आए थे तुम आधी रात को। ये दोनों तब सारी बात बताते हैं कि मैं जीवन से परेशान। ये लड़की बोलती है कि मुझे तलाक मिल चुका है, मैं मुस्लिम समाज की महिला हूँ, अब मैं कहीं की नहीं हूँ, मेरा विवाह भी नहीं होगा। तो उसके बाद सरकारी कर्मचारियों में ये बात फैल जाती है कि ये जो लड़के और लड़की हैं, इन्हें कुछ अच्छा किया जाए इनके साथ। उसके बाद इन्हें एक अच्छी नौकरी रेलवे विभाग में दोनों को मिल जाती है और दोनों की जीवन खुशी खुशी चलने लगता है। मेरे दोस्त, जिंदगी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो जाए, कितनी भी दुखद बातें हो जाए, लेकिन मौत को नहीं अपनाना चाहिए। मौत वो अपनाता है जो कायर होता है। लेकिन ऊपर वाला देखिए, इनकी जिंदगी बदलना चाहता था। इनके मरने से पहले वो वृक्ष नहीं गिरा होता तो ये भाग कर पीछे नहीं गए होते, और पीछे नहीं गए होते तो ये ट्रेन को नहीं बचाए होते। तो दोस्त, कभी भी जिंदगी बदल सकती है, मेहनत करते रहिए बस। आइए दोस्त, दूसरे कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।